सोचिए, एक ऐसा बिजनेस है जो मुख्य रूप से सोने पे टिका है। एक बहुत बड़ा रिस्क कॉन्सेंट्रेशन है ये। हाँ, और अचानक बाजार में सोने के दाम लगभग 15% तक गिर जाते हैं। मतलब ऐसी स्थिति में तो बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। बिल्कुल, निवेशकों का भरोसा डगमगाना तो लाजमी है ऐसी गिरावट पर। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, ऊपर से देश का रेगुलेटर भी रातों रात अपने लोन देने के नियम बहुत सख्त कर देता है। अरे बाप रे, मतलब ये तो डबल झटका हो गया। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर ऐसी स्थिति में हम सोचते हैं कि कंपनी के मुनाफे तो पूरी तरह स्वाहा हो गए होंगे। सही कहा, अच्छे अच्छे बिजनेस ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं ऐसे तूफान में। लेकिन आज जिस कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, उसने इस भारी आंधी में न सिर्फ अपनी जमीन बचाए रखी, बल्कि अपना मुनाफा 52% से ज्यादा बढ़ा लिया। 52%? मतलब ये सच में हैरान करने वाला आंकड़ा है ना? कोई भी हैरान रह जाएगा कि ये कैसे संभव हुआ। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जिसे हम फेडफिना के नाम से भी जानते हैं। फेडफिना। हाँ, और हम उनके Q1 FY27 के शानदार वित्तीय नतीजों की गहराई में जाएंगे। हमारी आज की इस चर्चा का आधार है कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट और स्क्रीनर के विस्तृत वित्तीय आंकड़े। बहुत ही सॉलिड सोर्सेज हैं ये। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर किन कारणों से कंपनी के AUM में 34.7% की भारी वृद्धि हुई है, जो अब 21,136 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और शायद यही कारण है कि विश्लेषकों ने इसे 9.2 का बेहतरीन स्कोर दिया है। हाँ, और लंबी अवधि के लिए इसे स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग भी दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प वित्तीय विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आपने जो सोने के भाव गिरने और नियमों के सख्त होने का उदाहरण दिया ना, वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, कागज पर आंकड़े देखना एक बात है, लेकिन उन आंकड़ों के पीछे जो बाजार का तूफान था, उसे समझे बिना हम फिटफिना की असली ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। पॉइंट है। जब हम इस कंपनी की बैलेंस शीट और AUM के इस 34% वाले भारी उछाल को देखते हैं, तो समझ आता है कि ये महज कोई संयोग या बाजार की मेहरबानी नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये असल में जोखिम को प्रबंधित करने और सही समय पर सही जगह पैसा लगाने की एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का सीधा परिणाम है। इस रणनीति को समझने के लिए ना, मुझे लगता है सबसे पहले हमें उस वृद्धि के पीछे के इंजनों को देखना होगा। कुल AUM अब 21,000 करोड़ पार कर गया है। हाँ, पोर्टफोलियो को समझना बहुत जरूरी है यहाँ। जब मैंने उनके पोर्टफोलियो को ध्यान से देखा, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी हाइब्रिड गाड़ी का मैकेनिज्म देख रही हूँ। हाइब्रिड गाड़ी, दिलचस्प एनालॉजी है। हाँ, मतलब जहाँ एक तरफ मॉर्गेज लोन है, यानी जो प्रॉपर्टी के एवज में दिया जाने वाला लोन होता है, वो एक बहुत ही स्थिर बैटरी की तरह काम कर रहा है, जो गाड़ी को सड़क पर संतुलन देता है। बिल्कुल, मॉर्गेज बुक हमेशा एक स्टेबिलिटी लेकर आती है। और इस सेगमेंट में 14.5% की स्थिर वृद्धि हुई है, और ये अब 9,777 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। काफी डिसेंट ग्रोथ है मॉर्गेज के लिहाज से। लेकिन देखिए, गाड़ी सिर्फ संतुलन से रेस नहीं जीतती ना, उसे एक टर्बो इंजन भी चाहिए होता है। और यहाँ वो टर्बो इंजन उनका गोल्ड लोन सेगमेंट है, राइट? बिल्कुल सही। और ये सेगमेंट 76.7% की भारी सालाना दर से भागा है। 76%। ये अब 11,191 करोड़ रुपए का हो गया है। मतलब कंपनी के कुल AUM में गोल्ड लोन की हिस्सेदारी अब 52% से ज्यादा हो गई है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा दांव है। आपकी ये हाइब्रिड गाड़ी और टर्बो इंजन वाली एनालॉजी ना, इस पोर्टफोलियो के संतुलन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझाती है। और इस टर्बो इंजन की इतनी अच्छी तरह बिना फटे काम करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है? कंपनी की उधारी लागत, जिसे हम फाइनेंस की भाषा में कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कहते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे कि ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इस पूरी कहानी में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? श्योर। देखिए, कोई भी NBFC अपना पैसा खुद नहीं छापती है।
वो तो है। वे बाजार से, बैंकों से या बॉन्ड्स के जरिए पैसा उधार लेते हैं और फिर उसे अपने ग्राहकों को थोड़े ऊंचे ब्याज दर पर आगे उधार देते हैं। अब बाजार से उन्हें पैसा किस भाव पर मिलेगा, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उन पर बाजार का कितना भरोसा है। अच्छा, मतलब रिस्क परसेप्शन क्या है उनका? बिल्कुल। अगर हम फेडफिना की तुलना मुथूट फाइनेंस या बजाज फाइनेंस जैसे बड़े दिग्गजों से करें तो फेडफिना के पास एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। फेडरल बैंक का समर्थन, एग्जैक्टली। उनके प्रमोटर फेडरल बैंक का मजबूत बैकिंग, एक प्रतिष्ठित बैंक का सपोर्ट होने के कारण बाजार को लगता है कि इनका पैसा डूबने का जोखिम बहुत कम है। इससे उन्हें काफी फायदा मिलता होगा। बहुत बड़ा फायदा। इसी वजह से पूरी इंडस्ट्री में फेडफिना की उधारी दर दूसरी सबसे कम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वे बाजार से सस्ता पैसा उठाते हैं। और जब कच्चा माल ही सस्ता मिले तो मार्जिन तो बढ़ेगा ही। वही बात है, जब आप पैसा सस्ता उठा रहे हैं तो आप गोल्ड लोन के क्षेत्र में बाकी प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक रूप से अपना विस्तार कर सकते हैं, वो भी अपने मुनाफे से कोई समझौता किए बिना। ये बात तो पूरी तरह समझ आती है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो मुझे अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट से समझ आई और जिसने मुझे थोड़ा उलझा भी दिया। ऐसी क्या बात थी? देखिए, आमतौर पर वित्तीय बाजार में Q1 यानी पहली तिमाही नए लोन बांटने या डिसबर्समेंट्स के लिहाज से एक सुस्त तिमाही मानी जाती है, जिसे सीजनल सॉफ्टनेस कहते हैं। हाँ, Q4 के मुकाबले Q1 हमेशा थोड़ा धीमा रहता है। लेकिन फिर भी फेडफिना ने इस सुस्त तिमाही में भी 13.9% की वृद्धि के साथ 6,760 करोड़ रुपए का नया लोन बांट दिया। ये वाकई एक शानदार आंकड़ा है। वही तो मैं सोच रही थी कि जब बाजार में सुस्ती थी तो इनके पास इतने ग्राहक अचानक से कहां से आ रहे थे? इसके पीछे ना उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सही जियोग्राफिकल लोकेशन का चुनाव है। मतलब उन्होंने टियर 2 और टियर 3 शहरों पे फोकस किया। बिल्कुल। फेडफिना ने रणनीतिक रूप से ऐसी जगहों पर अपनी शाखाएं खोली हैं जहां पहले असंगठित क्षेत्र यानी लोकल साहूकारों का बहुत ज्यादा दबदबा था। अच्छा, तो वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। जी, जब आप एक लोकल साहूकार के मुकाबले काफी सस्ते दर पर पूरी पारदर्शिता और बेहतर तकनीक के साथ उन ग्राहकों तक पहुंचते हैं तो सीजनल सुस्ती के बावजूद आप दरअसल बाजार का आकार नहीं बढ़ा रहे होते हैं। हाँ, आप बस असंगठित बाजार से अपना हिस्सा छीन रहे होते हैं, राइट? एकदम सही। और चूंकि गोल्ड लोन की डिमांड एक अलग ही साइकिल पर चलती है जो अक्सर छोटे व्यापारियों की वर्किंग कैपिटल की रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी होती है, इसने उस सीजनल सुस्ती को पूरी तरह से कवर कर लिया। ठीक है, ये तो बात हुई कि व्यापार कैसे तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ टॉप लाइन या बिजनेस बढ़ने से मुनाफा अपने आप नहीं बढ़ता। बिल्कुल नहीं। ग्रोथ के चक्कर में कई कंपनियां बर्बाद भी हुई हैं। हाँ, इतिहास में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ग्रोथ के चक्कर में बेतहाशा पैसा खर्च करती हैं और अपना मार्जिन गंवा बैठती हैं। पर यहाँ गणित बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। मुनाफे के आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। हाँ, AUM 34.7% बढ़ा, लेकिन जो PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी सब खर्चे और टैक्स निकालने के बाद जो शुद्ध मुनाफा बचा, उसमें सीधे 52.5% का उछाल आ गया। 52% प्रॉफिट जंप एक ही तिमाही में। मुनाफा 114 करोड़ रुपए के पार हो गया। जब मैंने इसका कारण ढूंढा तो एक आंकड़ा सबसे ज्यादा चमक रहा था, उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये वित्तीय दुनिया का सबसे क्रिटिकल मेट्रिक है। बिल्कुल, ये रेशियो 58.2% से गिरकर शानदार 52.8% पर आ गया है और इसी वजह से उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीब 50% बढ़ गया। और प्रेजेंटेशन में इसका श्रेय किसे दिया गया? प्रेजेंटेशन में इस कमाल का पूरा श्रेय डिजिटल अंडरराइटिंग और तकनीक को दिया गया है। 14 लाख से ज्यादा ऐप डाउनलोड्स, 88% डिजिटल रजिस्ट्रेशन और UIDAI के साथ API इंटीग्रेशन। तकनीक का कमाल तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रुको, मुझे ना ये गणित पूरी तरह से हजम नहीं हो रहा। क्यों? क्या डाउट है आपको? आप कह रहे हैं कि ऐप डाउनलोड होने से और तकनीक से इतना बड़ा मुनाफा बढ़ गया, लेकिन जमीनी हकीकत तो ये है कि कंपनी की 750 से ज्यादा फिजिकल ब्रांच है। हाँ, ब्रांच नेटवर्क तो काफी बड़ा है उनका। और जब कोई कंपनी इतनी तेजी से ब्रांच नेटवर्क बढ़ाती है तो उन शाखाओं का किराया, बिजली का बिल, सुरक्षा और कर्मचारियों का वेतन तो बढ़ता ही है ना। केवल ऐप डाउनलोड होने से ब्रांच का किराया तो कम नहीं हो जाता। आपका सवाल बहुत वैलिड है। तो कहीं ये खर्चे बचाने और मार्जिन सुधारने के चक्कर में अपनी सर्विस क्वालिटी या अंडरराइटिंग के स्टैंडर्ड्स तो नहीं गिरा रहे हैं?
लंबी अवधि में तो ये बहुत भारी पड़ सकता है। यही तो इस पूरे वित्तीय नतीजों की सबसे दिलचस्प बात है। अगर हम अर्निंग्स कॉल के ट्रांसक्रिप्ट को ध्यान से पढ़ें तो मैनेजमेंट ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि खर्चों में ये कमी किसी कॉस्ट कटिंग या कर्मचारियों की छटनी से नहीं आई है। तो फिर कैसे आई? सर्विस में तो कटौती नहीं की ना? बिल्कुल नहीं। इसका मुख्य कारण है ऑपरेटिंग लेवरेज का बहुत ही सही इस्तेमाल। ऑपरेटिंग लेवरेज, इसे थोड़ा बिना जागन के रोजमर्रा की भाषा में समझाएंगे प्लीज? जरूर। मान लीजिए आपने एक दुकान खोली और उसमें एक बहुत ही आधुनिक कॉफी मशीन लगाई। ठीक है। पहले दिन उस दुकान का किराया, स्टाफ का वेतन और मशीन का फिक्स्ड खर्च 100 रुपए है, और वो स्टाफ दिन भर में 10 ग्राहकों को कॉफी बना कर देता है। समझ गई। अब आपने उस मशीन को इंटरनेट से जोड़ दिया और प्रोसेस इतना तेज कर दिया कि वही स्टाफ उसी समय में 50 ग्राहकों को कॉफी देने लगा। आपकी आय तो 5 गुना बढ़ गई, लेकिन दुकान का किराया और स्टाफ का वेतन उतना ही रहा। ओ, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। बिल्कुल। फिटवीना के मामले में तकनीक, खासकर उनके क्लाउड आधारित लोन ओरिजिनेशन सिस्टम और एपीआई ने उनके काम करने की गति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। एपीआई मतलब एक सॉफ्टवेयर का दूसरे सॉफ्टवेयर से सीधे बात करना। राइट। पहले क्या होता था कि कोई ग्राहक लोन लेने आता था तो अपना आधार कार्ड देता था, एक क्लर्क उसे सिस्टम में टाइप करता था, फिर वेरिफिकेशन में कई दिन लग जाते थे। हाँ, काफी लंबा और थका देने वाला प्रोसेस होता था। अब एपीआई के जरिए यूआईडीएआई के सर्वर से महज 3 सेकंड में डेटा वेरीफाई हो जाता है। कागजी कार्रवाई तो लगभग खत्म ही हो गई है। अमेजिंग। इसका नतीजा ये हुआ है कि अब एक कर्मचारी उतने ही समय में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा लोन प्रोसेस कर सकता है। हाँ। प्रति कर्मचारी और प्रति ब्रांच उत्पादकता इतनी बढ़ गई है कि उनकी आय उनके खर्चों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ी है। अच्छा, तो खर्चे कम नहीं हुए, बस आय उस अनुपात में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। एकदम सटीक। और इसीलिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो गिरकर 52.8% के बेहतरीन स्तर पर आ गया है। कमाल है। मतलब उन्होंने गाड़ी का वजन कम नहीं किया है, बल्कि इंजन की एफिशिएंसी इतनी बढ़ा दी है कि कम पेट्रोल में गाड़ी बहुत ज्यादा दूरी तय कर रही है। हाँ, ये लॉन्ग टर्म मुनाफे के लिए एक बहुत ठोस संकेत है। लेकिन अब ना उस हिस्से पर आते हैं जिसने मुझे शुरुआत में सबसे ज्यादा परेशान किया था। कौन सा हिस्सा? वही जो हमने बात की कि उनके कुल पोर्टफोलियो का 52% हिस्सा सिर्फ गोल्ड लोन का है। सोने पर इतनी ज्यादा निर्भरता का मतलब है कि बैलेंस शीट में एक बहुत बड़ा रिस्क कंसंट्रेशन है। हाँ, किसी एक एसेट क्लास पर इतना रिलायंस हमेशा रिस्की माना जाता है। और अभी हाल ही में 21 जनवरी से 30 जून के बीच घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में लगभग 15% की भारी गिरावट आई थी। 15% का क्रैश बहुत बड़ा होता है। सोचिए, अगर किसी की आधी बैलेंस शीट सिर्फ एक धातु पर टिकी है और उस धातु का भाव ही 15% गिर जाए, तो मैनेजमेंट में पैनिक होना तो लाजमी है। कोई भी आम निवेशक तो यही सोचेगा। लेकिन फिर भी कंपनी का गोल्ड AUM सीक्वेंशियल आधार पर, यानी पिछली तिमाही के मुकाबले 8.1% बढ़ गया। ये टर्बो इंजन फटा क्यों नहीं? टर्बो इंजन इसलिए नहीं फटा क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ही मजबूत शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ है, जिसे हम उनका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कहते हैं। ये कैसे काम करता है सोने के भाव में? आम लोगों को लगता है कि अगर सोने का भाव आज 100 रुपए है तो कंपनी उसी 100 रुपए के हिसाब से लोन दे देती है, लेकिन फेडफिना ऐसा नहीं करती। अच्छा, तो वो कैसे वैल्यू तय करते हैं? वे आज की कीमत पर लोन नहीं देते, बल्कि पिछले 30 दिनों की औसत कीमत यानी 30 डे एवरेज रेट पर लोन देते हैं। इससे रोजाना होने वाले उतार चढ़ाव का असर काफी कम हो जाता है। ओहो, ये तो बहुत ही स्मार्ट मूव है। और इसके अलावा वे रेगुलेटरी LTV यानी लोन टू वैल्यू मार्जिन के भी काफी नीचे काम करते हैं। LTV मतलब सोने की वैल्यू के मुकाबले कितना लोन दिया जा रहा है। जी, इसका मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपए का सोना है तो वे आपको 75 रुपए का लोन नहीं देंगे, बल्कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शायद 65 या 68 रुपए ही देंगे। तो उनके पास एक अच्छा खासा बफर होता है। बिल्कुल। इसलिए जब सोने की कीमत 15% गिरी तब भी उनके लोन सुरक्षित थे, क्योंकि उनके पास पहले से ही 30 से 35% का एक कुशन मौजूद था। और AUM कैसे बढ़ गया गिरते बाजार में? जहां तक AUM बढ़ने की बात है, तो बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट के दौरान भी छोटे व्यापारियों की पैसों की जरूरत थोड़ी ना कम हुई थी। फेडफिना ने अपनी नई शाखाओं और तेज डिजिटल प्रोसेस के जरिए उन नए ग्राहकों को जोड़ना जारी रखा। ये तो बात हुई बाजार के जोखिम की, लेकिन बाजार के जोखिम से भी बड़ा झटका तो तब लगा जब देश के रेगुलेटर ने ही नियमों में बदलाव कर दिया। आप RBI के उस 1 अप्रैल वाले सर्कुलर की बात करेंगे? हाँ,
1 अप्रैल से आरबीआई ने गोल्ड लोन कंपनियों के लिए बुलेट लोन के एलटीवी फ्रेमवर्क को ही पूरी तरह बदल दिया। वो इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा डिसरप्शन था। मुझे तो ये स्थिति बिल्कुल वैसी लगी जैसे किसी क्रिकेट मैच के बीच में ही अंपायर ने नियम बदल दिए हों और कहा हो कि भाई अब छक्के के 6 रन नहीं बल्कि सिर्फ 4 रन ही मिलेंगे। हाँ, सही एनालॉजी है। कोई भी बैट्समैन तो अपना बैट फेंक कर चला जाएगा। वही तो। हमारे श्रोताओं के लिए बता दूं, बुलेट लोन का मतलब होता था कि ग्राहक लोन लेगा और कार्यकाल के अंत में एक साथ सारा मूलधन और ब्याज चुकाएगा, जो कि बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट था। हाँ, और पहले नियम था कि कंपनी सिर्फ मूलधन पर एलटीवी मार्जिन देखेगी, लेकिन आरबीआई ने कहा कि नहीं, अब आपको मूलधन और उस पर लगने वाले पूरे ब्याज दोनों को मिलाकर एलटीवी की गणना करनी होगी। इससे तो पूरी इंडस्ट्री हिल गई थी ना। बिल्कुल हिलेगी। और इस नए नियम का असर इतना गहरा था कि अगर फेडफिना बुलेट लोन देना जारी रखती तो उन्हें ग्राहकों को बहुत कम लोन राशि देनी पड़ती। कैसे? एक उदाहरण से समझाएं। मान लीजिए पहले वो 1 लाख के सोने पर 75,000 दे रहे थे, तो नए नियम के बाद ब्याज को भी उसी 75,000 की लिमिट में जोड़ने के कारण उन्हें शायद ग्राहक को 60,000 ही देने पड़ते हाथ में। अरे तो फिर तो ग्राहक टूटकर लोकल साहूकारों के पास वापस चले जाते हैं जहां उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा डर यही था। तो फिर फेडफिना ने इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे निकाला? उन्होंने घबराने के बजाय अपनी पिचिंग रणनीति ही तुरंत बदल दी। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तुरंत बुलेट लोन को बंद करके पीरियोडिक इंटरेस्ट ड्यू स्ट्रक्चर को अपना लिया। पीरियोडिक इंटरेस्ट मतलब? उन्होंने ग्राहकों से कहा कि देखिए, आप अंत में एक साथ ब्याज देने के बजाय हर महीने या हर तिमाही थोड़ा थोड़ा ब्याज चुकाते रहिए। अच्छा, तो इससे एलटीवी वाले नियम से कैसे बचे? फायदा ये हुआ कि चूंकि ब्याज हर महीने चुकाया जा रहा है, वो लोन के मूलधन में जमा यानी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। ओह, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट बढ़ता नहीं है। बिल्कुल। इसलिए उन पर आरबीआई का वो नया और सख्त एलटीवी नियम हावी नहीं हुआ और वे ग्राहकों को उनकी जरूरत के हिसाब से पूरी लोन राशि देने में सफल रहे। ये उनकी एजिलिटी यानी तेजी से माहौल के अनुकूल ढलने की क्षमता को दिखाता है। ये तो बहुत ही चतुर और क्विक रणनीति थी। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है जिसके बारे में अर्निंग्स कॉल में काफी तीखे सवाल हुए थे एनालिस्ट्स की तरफ से। हाँ, ओवरड्यूज को लेके। हाँ, अगर किसी ग्राहक को हर महीने या तिमाही ब्याज देना है तो हम सब जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है इंसान समय पर पैसे नहीं दे पाता। कैश फ्लो की दिक्कतें तो आती हैं छोटे व्यापारियों को। और जैसे ही वो एक भी पेमेंट चूकता है तो कंपनी के बही खातों में वो ओवरड्यू यानी बकाया दिखने लगता है। तो क्या ये बढ़ता हुआ ओवरड्यू भविष्य के लिए चिंता का विषय नहीं है? अगर आप सिर्फ ऊपर से आंकड़ों को देखेंगे तो ऑप्टिकली ये थोड़ा चिंताजनक लग सकता है। कोई भी इन्वेस्टर सोचेगा कि अरे लोग लोन नहीं चुका रहे हैं। हाँ, एकदम से ओवरड्यूज बढ़ेंगे तो डर तो लगेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने कॉल्स में बहुत स्पष्टता से समझाया कि ये सिर्फ अकाउंटिंग और नए पीरियोडिक स्ट्रक्चर की वजह से है। असल में अंडरलाइंग एसेट यानी वो सोना कंपनी की तिजोरी में पूरी तरह सुरक्षित रखा है। तो मतलब पैसा डूबने का खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम हकीकत में एसेट क्वालिटी देखें तो उसमें वास्तव में सुधार हुआ है। वो कैसे नापते हैं? इसे मापने के लिए ना स्टेज 3 एनपीए देखा जाता है। आसान भाषा में जो लोन सच में खराब हो गए और जहां से पैसा आना लगभग बंद हो गया है। अच्छा, तो उसके क्या आंकड़े हैं? फेडफिना का ग्रॉस स्टेज 3 एनपीए 2.0% से घटकर 1.6% पर आ गया है। अरे वाह, ये तो कम हो गया। हाँ, और नेट स्टेज 3 1.2% से कम होकर 1% पर आ गया है। यानी जो लोन वास्तव में डूब रहे थे उनकी संख्या कम हुई है। ये उनकी बेहद अनुशासित और तकनीक संचालित अंडरराइटिंग का सीधा प्रमाण है। चलिए, एसेट क्वालिटी की चिंता तो दूर हो गई, लेकिन जब हम लंबी अवधि की स्थिरता और भविष्य के मुनाफे की बात करते हैं तो एक शब्द इस ट्रांसक्रिप्ट में बार बार उभर कर आता है। क्रेडिट कॉस्ट, राइट? हाँ, क्रेडिट कॉस्ट। ये वो पैसा है जो कंपनी भविष्य में खराब होने वाले लोन्स की भरपाई के लिए अपने मुनाफे से पहले ही अलग रख लेती है, एक प्रोविजन की तरह। जी, जिसे हम प्रोविजनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इस तिमाही में उनकी क्रेडिट कॉस्ट 0.8% रही है, क्योंकि स्टेबल है। लेकिन इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक कदम जो मुझे लगा वो था डायरेक्ट असाइनमेंट या डीए को लेकर लिया गया उनका फैसला। वो 13 करोड़ वाला नुकसान? हाँ, उन्होंने जानबूझकर इस तिमाही में डायरेक्ट असाइनमेंट को कम किया, जिसके कारण उन्हें अपनी बैलेंस शीट पर 13 करोड़ रुपए का नेगेटिव गेन या नुकसान दिखाना पड़ा। मुझे सच में ये बात बिल्कुल समझ में आई। ये थोड़ा टेक्निकल है। मतलब कोई भी कंपनी जो शेयर बाजार में लिस्टेड है
वो जानबूझकर अपना नुकसान क्यों दिखाएगी? भाई, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा वित्तीय गहराई में उतरना होगा। डायरेक्ट असाइनमेंट का मतलब होता है कि एक एनबीएफसी ने जो लोन बांटे हैं, वो उस लोन पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा किसी बैंक को एकमुश्त बेच देती है। अच्छा, तो बैंक पूरा पोर्टफोलियो खरीद लेता है? हाँ, और एनबीएफसी को तुरंत एक बड़ा मुनाफा यानी अपफ्रंट गेन मिल जाता है। ये शॉर्ट टर्म में बैलेंस शीट को बहुत सुंदर दिखाता है और उस तिमाही का मुनाफा बढ़ा देता है। तो फिर फेडफिना ने ऐसा क्यों नहीं किया? फेडफिना के मैनेजमेंट ने एक बहुत ही कड़ा फैसला लिया कि वो अब शॉर्ट टर्म मुनाफे के पीछे नहीं भागेंगे। वे ज्यादा से ज्यादा लोन अपनी ही बैलेंस शीट पर रखेंगे। ओह, तो इसका मतलब है कि वो एक मुश्त पैसे लेने के बजाय उस लोन को अपने पास रख रहे हैं। लेकिन इसका लॉजिक क्या है? अगर 10 रुपए आज मिल रहे हो तो कोई उसे क्यों छोड़ेगा? क्योंकि वो आज के 10 रुपए की जगह भविष्य के 72 रुपए देख रहे हैं। मतलब? देखिए, अगर आप बैंक को लोन बेचते हैं तो आपको आज तुरंत 10 रुपए का मुनाफा मिल जाएगा, बात खत्म। लेकिन अगर आप उस लोन को खुद अपनी बुक पर रखते हैं तो वो ग्राहक आपको अगले 3 साल तक हर महीने 2 रुपए का ब्याज देगा। अच्छा, इसे कोर नेट इंटरेस्ट इनकम या एनआईआई कहते हैं ना? बिल्कुल। फेडफिना ने फैसला किया कि हमें आज की तालियां नहीं चाहिए, हमें कल का खजाना चाहिए। 13 करोड़ का ये जो नेगेटिव गेन दिख रहा है, वास्तव में भविष्य की एक मजबूत और स्थायी आय की नींव है। ये तो बहुत दूरदर्शी सोच है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि उनका मैनेजमेंट तिमाही दर तिमाही निवेशकों को खुश करने के बजाय 5 साल या 10 साल के विजन के साथ काम कर रहा है। ये बहुत अहम पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं एनालिस्ट कॉल्स में। लेकिन अगर उन्हें ये सारा लोन अपनी बैलेंस शीट पर रखना है तो उन्हें अपनी खुद की कैपिटल की जरूरत तो होगी ही ना? बिना कैपिटल के तो लोन बुक ग्रो नहीं कर सकती। मैंने देखा कि उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो या CAR 22.4% से कम होकर 20.7% पर आ गया है। तो क्या ये कोई खतरे की घंटी है लंबी अवधि के विकास के लिए? CAR को ना आप किसी भी वित्तीय संस्था का मेन शॉक एब्जॉर्बर समझ सकते हैं। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो अगर कल को बाजार में कोई बड़ा भूचाल आ जाए और उनके बहुत सारे लोन डूबने लगे तो कंपनी के पास खुद को बचाने के लिए और डिपॉजिटर्स का पैसा सुरक्षित रखने के लिए कितना अपना खुद का पैसा है। तो 20.7% कैसा नंबर है? आरबीआई के नियमों के अनुसार जो न्यूनतम आवश्यकता है 15% की, वे उससे काफी ऊपर हैं। 20.7% का मतलब है कि उनका शॉक एब्जॉर्बर अभी भी बहुत ही मजबूत और आरामदायक स्थिति में है। तो मतलब ग्रोथ के लिए कोई रुकावट नहीं है अभी। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी उन्हें पूंजी की जरूरत पड़ी भी तो यहां फिर से फेडरल बैंक की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। हाँ, पेरेंट कंपनी का सपोर्ट। एक बेहद मजबूत पेरेंट बैंक होने के कारण फेडफिना को कभी भी लिक्विडिटी या फंड जुटाने का कोई संकट नहीं आएगा। उनकी क्रेडिट रेटिंग्स हमेशा मजबूत रहेंगी, जिससे उन्हें भविष्य के विकास के लिए बिना किसी रुकावट के बाजार से पैसा मिलता रहेगा। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तकनीक और API के इस्तेमाल से 52.8% का बेहतरीन कॉस्ट टू इनकम रेशियो हासिल करना, सोने की कीमत में 15% की भारी गिरावट और RBI के LTV नियमों के सख्त होने जैसे झटकों को भी आसानी से झेल लेना, बिल्कुल, जो कि आसान नहीं था। और जानबूझकर शॉर्ट टर्म आय की जगह लॉन्ग टर्म कोर आय के लिए डायरेक्ट असाइनमेंट को कम करना, और सबसे अहम उनके मजबूत रिटर्न रेशियो। हाँ, रिटर्न रेशियोज तो बहुत इंप्रेसिव है। उनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी शेयरधारकों के पैसे पर वे कितना कमा रहे हैं वो 15.4% है, और रिटर्न ऑन एसेट यानी अपने कुल संसाधनों का कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2.6% है। ये दोनों ही आंकड़े इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत मजबूत माने जाते हैं। तो इन सब कारकों को एक साथ देखने के बाद अब ये पूरी तरह से शीशे की तरह साफ हो जाता है कि एनालिस्ट्स ने क्यों इस कंपनी को 9.2 का इतना ऊंचा स्कोर दिया है। ये सिर्फ एक तिमाही का चमत्कार नहीं लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सस्टेनेबल मॉडल है, और शायद इसी वजह से रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए इसे लंबी अवधि के लिए एक स्ट्रॉन्ग बाय अपॉर्चुनिटी माना जा रहा है। आप सही कह रही हैं। जब बड़े संस्थागत निवेशक किसी एनबीएफसी का विश्लेषण करते हैं ना, तो वे सिर्फ आज का P&L या मुनाफा नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं फिर? वे हमेशा ये देखते हैं कि क्या इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बाजार के किसी भी आर्थिक या रेगुलेटरी तूफान को झेलने की ताकत रखता है। क्या तकनीक का जमीनी स्तर पर सही इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ बातों में नहीं। और फेडफिना ने ये साबित किया है। फेडफिना ने अपनी इस तिमाही के नतीजों से साबित किया है कि उनकी बैलेंस शीट में गजब का लचीलापन है।
उनका हाइब्रिड मॉडल जहां गोल्ड लोन उन्हें हाई ग्रोथ और बड़ा मार्जिन दे रहा है, वहीं उनका मॉर्गेज बुक उन्हें लंबी अवधि की स्थिरता प्रदान कर रहा है। एकदम सही बैलेंस है। ये भविष्य के लिए एक बेहतरीन और सुरक्षित खाका तैयार करता है। तो अगर हम इस पूरे डीप डाइव का एक निचोड़ निकालें तो फेडफिना की सफलता की 3 मुख्य स्तंभ मुझे बिल्कुल स्पष्ट नजर आते हैं। कौन कौन से? पहला, उनका डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने लोन प्रोसेस करने के तरीके को ही बदल दिया और उनकी लागत को 52.8% तक समेट दिया, जिससे मुनाफे को सीधे पंख लग गए। बिल्कुल सही। दूसरा, उनका रिस्क मैनेजमेंट और तेजी से ढलने की क्षमता, जिसने 15% सोने के भाव गिरने और आरबीआई के नियमों के बदलने पर भी पोर्टफोलियो को खरोच तक नहीं आने दी। एजिलिटी बहुत कमाल की रही। और तीसरा, फेडरल बैंक जैसी मजबूत बैकिंग, जो उन्हें इस बेहद प्रतिस्पर्धी बाजार में कम लागत में उधारी और लंबी अवधि की लिक्विडिटी स्थिरता देती है। और यही कारण है कि जब बाकी पूरी इंडस्ट्री रेगुलेटरी बदलावों और पहली तिमाही की सीजनल सुस्ती से जूझ रही थी, तब फेडफिना ने न केवल अपने लोन बांटने की रफ्तार बनाए रखी, बल्कि अपनी एसेट क्वालिटी को भी पहले से बेहतर कर लिया। बिल्कुल सही। अब अपने इस डीप डाइव को ख़त्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो इन सभी आंकड़ों से थोड़ा आगे की कहानी कहता है। बताइए, क्या विचार है? हम अक्सर सुनते हैं कि सोने पर 52% की निर्भरता होना किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा जोखिम है। हाँ, कन्वेंशनल विजडम तो यही कहती है। लेकिन जरा एक अलग नजरिए से सोचिए। अगर देश का रेगुलेटर अपनी नीतियां ऐसे ही सख्त करता रहा, कंप्लायंस और तकनीक का खर्च ऐसे ही लगातार बढ़ता रहा, तो भविष्य में जो छोटे असंगठित बाजार के साहूकार हैं, क्या वे इस खर्च और नियमों का भारी बोझ उठा पाएंगे? बहुत मुश्किल है उनके लिए सर्वाइव करना। शायद नहीं, राइट? और अगर ऐसा हुआ तो क्या फेडफिना जैसी कंपनियां, जिनके पास शानदार तकनीक है, बेहतरीन डिजिटल अंडरराइटिंग है और फेडरल बैंक जैसी विशाल संस्था की बैकिंग है, क्या वे इस बड़े शून्य को भरकर इस पूरे सेक्टर में अपना एकाधिकार स्थापित नहीं कर लेंगी? ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। क्या ये जोखिम वास्तव में एक जोखिम है, या फिर ये असंगठित बाजार को खत्म करके सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का एक छिपा हुआ अवसर है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हर निवेशक को लंबी अवधि के लिए नजर रखनी चाहिए। बाजार के आंकड़े वाकई कभी-कभी वो कहानी कहते हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। तो हमारी इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने और इस जटिल विषय को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प डीप डाइव के साथ।